बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फैटी लिवर लिवर की डिजीज़ का नाम है और लिवर एक बड़ा वाइटल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इतना वाइटल है कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये एनर्जी हब है। आपके बॉडी में जितनी भी एनर्जी होती है वो एनर्जी इसने पहुंचानी होती है, इसने प्रोड्यूस करनी होती है और प्रोड्यूस करके मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, हिस्सों को जाती है। अब ये एनर्जी प्रोड्यूस किस तरह से करता है? ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है फैट्स की सूरत में, और वो फैट्स जो हैं वो फिर बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को ट्रांसमिट किए जाते हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक। अब इसने अपना काम करते रहना होता है और सम टाइम ऐसा होता है कि एनर्जी या फैट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं कि वो इसके ऊपर ही उसकी एक लेयर आ जाती है। जब इसके ऊपर उसकी लेयर आती है तो उसको कहा जाता है ये फैटी लिवर है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फैटी लिवर की क्या वजूहात हैं, फैटी लिवर क्यों होता है और फैटी लिवर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और प्लस होम्योपैथी के अंदर कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो फैटी लिवर के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि फैटी लिवर क्यों होता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्राइग्लाइसराइड जो है वो क्या होते हैं। लिवर जब फैट्स जनरेट करता है तो वो फैट्स जनरेट करके उनको ट्राइग्लाइसराइड की फॉर्म के अंदर रख देता है, या ट्राइग्लाइसराइड फॉर्म में वो अवेलेबल होते हैं। अब ये ट्राइग्लाइसराइड जो है वो ये ब्लड का हिस्सा बनते जाते हैं, और यूं ब्लड के अंदर जहाँ जहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन होती है वहाँ वहाँ पर एनर्जी के सोर्सेज, एनर्जी पहुँचती रहती है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि किसी शख्स को अगर एनर्जी, या आप कह सकते हैं फैट्स जो हैं वो 1000 मिकदार में चाहिए हो, और जब वो खाना खाता है या वो ईटिंग कर लेता है, सारा फैट्स जनरेट हो जाते हैं, लिवर वो फैट्स जनरेट करके ट्राइग्लाइसराइड को दे देता है। अगर किसी शख्स को फैट्स की 1000 मिकदार चाहिए और वो जब डाइट लेता है, खाना खाता है, वो 1000 मिकदार लिवर प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करके ये ट्राइग्लाइसराइड की फॉर्म में रख देता है, ताकि बॉडी के जब जब मुख्तलिफ हिस्सों को जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड हो वहाँ वहाँ पर पहुँचती जाए। अब फिर क्या होता है कि वही वो शख्स जो है वो क्या करता है, वो कुछ ही देर के बाद, थोड़ी की देर के बाद फिर डाइट इनटेक कर लेता है, फिर अपने पास जो है वो फैट्स जनरेट करने के लिए फिर खुराक ले लेता है। फैट्स ने तो, लिवर ने तो अपना काम करना है, और उसके पास जब दोबारा ये प्रोसेस होगा वो फिर फैट जनरेट करेगा। नतीजे के तौर पर एक्स्ट्रा फैट्स ट्राइग्लाइसराइड के पास इकट्ठे होते जाते हैं, और ये फिर इतने ज्यादा हो जाते हैं, एक वक्त आता है ये इतने ज्यादा हो जाते हैं कि ये आपके एब्डोमेन पे जो है वो बेली आपका जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, प्लस ये फैट्स लिवर के ऊपर जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिवर जो है जब फैट्स उसके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ से वो बीमार होने की तरफ चल पड़ता है, यहाँ पे उसकी वर्किंग मुतासर होना शुरू हो जाती है। तो यूं ये एक वो प्रोसेस है जिससे लिवर जो है वो फैटी लिवर कहलाता है। अब ये फैटी लिवर जो है इसकी 3-4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज को कहा जाता है स्टेज 1, जिसमें जस्ट फैट्स जो है वो आना शुरू होते हैं, थोड़े से फैट्स आ चुके होते हैं। दूसरी स्टेज जो है उसको कहा जाता है स्टेज 2, और ये जो स्टेज 2 होती है फैटी लिवर की, इसमें ऑलमोस्ट 40% एरिया, 40-50% एरिया लिवर का कवर हो जाता है फैट्स के साथ, चर्बी के साथ, जिसको हम चर्बी कहते हैं। चर्बी फैट्स के लिवर के ऊपर आ जाती है और वो इतना एरिया कवर हो चुका होता है। फिर इसके बाद स्टेज 3 है, और स्टेज 3 के अंदर क्या होता है, ऑलमोस्ट सारा लिवर जो है वो फैट्स या चर्बी उसको कवर कर लेती है, और जिसके बाद फिर क्या होता है, अगली खतरनाक स्टेज शुरू होती है जो कहलाती है लिवर सिरोसिस। यानी यहाँ पर क्या होता है कि लिवर अब बिल्कुल उसको चर्बी ने घेर लिया है, चर्बी उसके ऊपर आ चुकी है, अब वो कोई काम नहीं कर पा रहा, बहुत कम काम कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसका साइज रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। आमतौर पर एक नॉर्मल लिवर का साइज 15 से 16 सेंटीमीटर तक होता है, और अगर ये रिड्यूस होता भी जाए तो 12 सेंटीमीटर तक का लिवर जो होगा उसको नॉर्मल लिवर कंसिडर किया जाता है। और उससे अगर छोटा हो जाए तो फिर इसका मतलब है अब वो सुकड़ाव, उसमें सख्ती आना शुरू हो जाती है, वो सुकड़ाव होना शुरू हो गया, अब खुदा न खासा वो लिवर सिरोसिस की तरफ चला गया है। और इससे अगली स्टेज जो होती है
वो फिर आ जाती है जिसको हम कहते हैं लिवर कैंसर। लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर वो स्टेजेस हैं जहां पर लिवर की वापसी नामुमकिन है, मुश्किल हो जाती है, तकरीबन नहीं हो पाती। वहां पर फिर उसके बाद क्या है जी, उसका हल ट्रांसप्लांट ही रह जाता है, आप उसको वापस नहीं ला सकते। जबकि स्टेज 2 स्टेज 3 तक का जो लिवर होता है, जिसके ऊपर फैट्स आ चुके होते हैं, यहाँ तक वापसी मुमकिन है। तो अब हम आते हैं इस तरफ कि ये फैट्स आते क्यों हैं या इसकी आते क्यों हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं। अब हम इस तरफ आते हैं कि इसकी इंडिकेशंस क्या है, अलामात क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप फैटी लिवर का शिकार हो चुके हैं? तो 2 या 3 ऐसी कुछ अलामात हैं जो मैं आपके सामने बताता हूं। इन अलामात को जज करके, इन अलामात के जरिए से ही आपको पता चल जाएगा। जैसे ही ये अलामात आपके साथ होनी शुरू हो, आपके साथ अपीयर हो, आपको पता हो लग जाना चाहिए कि आप खुदा न खास्ता फैटी लिवर का शिकार होने जा रहे हैं या आपका लिवर बीमार होने जा रहा है। तो उनमें पहली वजह जो है वो ये होती है कि आपका पेट जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। पेट जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, बेली आपका फैल जाता है, इतना फैल जाता है कि आपके लिए मूवमेंट मुश्किल हो जाती है। बाकायदा एक मटका सा आपको फील होता है, जैसे आपने आगे बांधा हुआ है और उसको लेकर आप मूव कर रहे हैं। वजह यही होती है कि वो फैट्स उसके ऊपर आए होते हैं, वो फैट्स वहां पे भी आते हैं, साथ साथ धड़ाधड़ जो है वो बैली में भी इकट्ठे होते जाते हैं, यूं ये फैट्स बढ़ते जाते हैं। फिर इसके अलावा ये है कि राइट साइड पे आपकी रिकेज के नीचे अगर आपको पेन फील हो, तो ये भी एक इंडिकेशन है, ये भी एक अलामत है। इससे आपको पता चलना चाहिए कि आप फैटी लिवर का खुदा न खास्ता शिकार होने जा रहे हैं। फटीज इसकी एक तीसरी अलामत है। आपका किसी काम को दिल ना करना, इवन आपका चलने को दिल ना करना, वॉक को दिल ना करना, चल फिर ना सकना, या हर वक्त लेटे रहने को दिल करना, किसी काम को दिल ना करना, ये इसकी तीसरी अलामत है। चौथी अलामत जो है वो इसकी ये है कि आपको भूख कम लगना शुरू हो जाती है, आपको भूख बहुत कम लगती है। यानी ये भी एक इंडिकेशन है जिससे आपको पता चलता है कि आप जो है वो फैटी लिवर का शिकार होने जा रहे हैं। अब इसका एक आसान सा हल तो ये है कि आप एक टेस्ट कराएं, उसको कहा जाता है LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। तो लिवर फंक्शन टेस्ट आप कराएं, उससे आपको आपके ALT AST जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने पैरामीटर्स हैं जो लिवर के, वो आपको पता चलेगा। उनकी वैल्यूज हायर एंड की तरफ जाएंगी, बॉर्डर लाइन की तरफ जाएंगी या बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुकी होंगी। ब्लू रिबन है, अल्कलाइन है, अल्ब्यूमिन है, ये सारी वो क्या है जी, ये वो पैरामीटर्स हैं जो LFT टेस्ट के अंदर मिलेंगे। हाँ, LFT टेस्ट आपको ये नहीं बताता कि फैटी लिवर है। LFT टेस्ट ये बताएगा आपका लिवर सही तरह से काम नहीं कर रहा, उसकी ये वैल्यूज हैं। आपने अगर एग्जैक्ट ये जानना है कि आपका लिवर खुदा ना खास्ता फैटी लिवर हो गया है या नहीं हुआ, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, अब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, और आप उस सूरत में अपने जो भी रेडियोलॉजिस्ट हैं उनको जाके बताएंगे कि आपको भूख नहीं लग रही और आपको नौजिया की, मतली की भी कैफियत हो रही खुदा न खास्ता, और इस तरह के कई मसाइल हैं। तो वो फिर आपका अल्ट्रासाउंड करेगा। अब्डोमेन का जनरल अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें अब्डोमेन को भी चेक करेगा, लिवर को भी चेक करेगा, और आपके जो है वो गाल स्टोन जो है उसको भी चेक करेगा, स्प्लीन को चेक करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। तो ये सारी इन चीज़ों का वह एक्स्ट्रा चेक करके आपको डिटेल से बताएगा, उसकी रिपोर्ट में आ जाएगा कि आपका खुदा न खास्ता फैटी लिवर है या कि नहीं है। तो ये वो तरीकाकार हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि हमारा लिवर फैटी है या कि नहीं है। अब हम आते हैं इस तरफ कि हम ये करें कि इस फैटी लिवर को ठीक हम कैसे कर सकते हैं। इस फैटी लिवर के लिए कुछ एहतियातें हैं, कुछ आप यूं कह सकते हैं कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए, जिनको एहतियात जिनकी करते हुए आप अपने फैटी लिवर को वापस नॉर्मल फॉर्म में भी ला सकते हैं और बेहतर लाइफ गुजार सकते हैं। और इसके अलावा होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन हैं जो आपके लिवर के ऊपर बेहतर इफेक्ट करती हैं, डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं, जिससे उसकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव कर जाती है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने प्रिकॉशंस कौन कौन सी करनी। तो सबसे पहला प्रिकॉशन जो आपने करना है वो है कि आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। कार्बोहाइड्रेट्स या जिन्हें हम कार्ब्स कहते हैं, कार्ब्स की मिकदार अपने खाने में कम कर लें और प्रोटीन की मिकदार अपने खाने में बढ़ा लें। ये 2 काम करें। पहला काम जो होगा आपका,
कार्ब्स की मिकदार कम करें, यानी कार्बोहाइड्रेट्स कम लें। आप अगर गंदम का इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदम का इस्तेमाल थोड़ा करें। मैदा बिल्कुल रोक दें, तो थोड़ा करें। और प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। प्रोटीन में क्या आ जाएगा, बहुत कॉमन अंडे। और गोश्त को आप अपनी खुराक का, रोज़मर्रा खुराक का गोश्त को हिस्सा बना लें। थोड़ा सा गोश्त, इतना ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल ही आप काफ़ी सारा बना के और उसको एकदम से पेट भर लें, ऐसा नहीं। इतना कि जितनी कि आपकी डाइट है, जितनी कि आपकी भूख है, उतना। और कम से कम 2 अंडे आप अपनी रोज़ की खुराक का हिस्सा बनाएं। अंडा एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और इसको अपने जर्दी समेत इंटेक कर सकते हैं, जिस मर्जी फॉर्म में, जिस तरह से आप चाहते हैं। आपका दिल करता है कि जी आप हाफ फ्राई अंडा लें, आप हाफ फ्राई ले लें। आप कहते हैं फुल फ्राई लेना है, फुल फ्राई ले लें। आप कहते हैं बॉइल्ड लेना है, बॉइल्ड ले लें। आमलेट लेना, जिस तरह से आपका दिल करता है, आपको अंडा अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है, तो अंडे को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो है शुगर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये 2 चीज़ें हैं जो आप समझ लें आपके वज़न को बढ़ाती हैं, आपके फैट्स को बढ़ाती हैं। जितनी भी हम इंटेक करते हैं ये ग्लूकोज की या फ्रुक्टोज की, तो ये सारी की सारी हमारे फैट्स बनते हैं। हमारे लिवर इनको फैट्स बनाता है, हमारा लिवर, और वो हमारे लिए मसाइल का बायस बनते हैं। अब ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कहाँ पर हैं, तो सबसे पहले तो चीनी छोड़ दें जनाब। अगर आप छोड़ नहीं सकते तो कम कर लें, जितनी मिनिमम हो सकता है उसको उसके मिनिमम लेवल पे ले आएं। कम से कम चीनी का इस्तेमाल करें, ठीक है जी। चाय पीते हैं तो उसका इस्तेमाल कम कर दें, उसमें चीनी का इस्तेमाल कर दें। पॉसिबल बेस्ट वे तो ये है आप चीनी छोड़ दें। बेहतरीन तो ये है कि आप चीनी छोड़ दें, लेकिन अगर नहीं छोड़ सकते उसको कम कर लें, पहला नंबर। दूसरा, फ्रुक्टोज आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपके ये कोल्ड ड्रिंक्स जो सोडाज हैं जितने भी हैं उनमें फ्रुक्टोज मिलेंगे आपको। चॉकलेट्स के अंदर फ्रुक्टोज मिलते हैं, केक्स के अंदर फ्रुक्टोज मिलते हैं, टॉफियां वगैरह जो हैं इनके अंदर फ्रुक्टोज मिलते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल आप रोक दें। ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज आपके लिए मसाइल का बायस बनते हैं, आपके लिए फैट्स का बायस बनते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर फैट्स बढ़ाने का बायस बनते हैं। तीसरी चीज़ जिसको आपने छोड़ना है, जिससे अवॉइड करना है, वो है फ्राइड आइटम्स। फ्राइड आइटम्स जितने भी हैं, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो गोश्त है आपके लिए, उसको भी आप फ्राइड फॉर्म में इस्तेमाल ना करें। फास्ट फूड से अवॉइड करें, सारी फ्राइड होती है। इसके अलावा ये फिंगर चिप्स वगैरह या जितने भी और चीज़ें हैं इस तरह से, चीटोज़ और लेज वगैरह जितने भी हैं, इन तमाम आइटम से जितना हो सकते हैं बचें। इनको ख़त्म कर दें, इनको रोक दें। ये आपकी हेल्थ के लिए, आपके लिवर की हेल्थ के लिए कातिल है, जहर है। इनको इस्तेमाल करने से आप अपने लिवर को खुद फैट्स प्रोड्यूस करने की दावत दे रहे हैं कि जी ये लें, फैट्स प्रोड्यूस करें और मुझे जितने भी फैट्स बना के देने बना के दें। तो ये इन चीज़ों को अवॉइड करें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लिवर को नॉर्मल वर्किंग की तरफ, नॉर्मल रूटीन की तरफ ला सकते हैं। मैदा, इसको भी रोक दें। ये इसके बारे में कहा जाता है कि मैदा जो है ये आपके लिए वाइट पॉइजन का काम करता है। मैदा जहर है, यानी ऐसे पेशेंट के लिए जहर है। ये नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल ही कम से कम इस्तेमाल, कम से कम इस्तेमाल। तो इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। अंडों का, प्रोटीन का अपनी बॉडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि होम्योपैथी की ऐसी कौन सी अद्वियात हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर सकती हैं। तो होम्योपैथिक में आपको मैं बताऊंगा कि 2 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हैं, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन, इतनी अच्छी मेडिसिन हैं जिन्होंने डायरेक्ट आपके लिवर के ऊपर काम करना है, आपके लिवर की फंक्शनैलिटी को बेहतर करना है, उसको वर्किंग में हेल्प देनी है। तो वो 2 मेडिसिन जो हैं उसमें पहली जो है उसका नाम है कार्डोस मैरियनस मदर टिंक्चर के अंदर, और दूसरी मेडिसिन जो है उसका नाम है जी चिलिडोनियम मदर टिंक्चर में। ये 2 मेडिसिन हैं, कार्डोस मैरियनस और चिलिडोनियम, दोनों मदर टिंक्चर में। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन मेडिसिन को आपने खुद से इस्तेमाल नहीं करना। आप किसी बहुत अच्छे तजर्बाकार होम्योपैथ डॉक्टर से मिलें, उनको अपने प्रॉब्लम के बारे में बताएं। वो यकीनन आपको यही मेडिसिन देंगे और इनकी को प्रॉपर डोज आपको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि डोज आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते जब तक कि आपको मुकम्मल आगाही ना हो।
अगर आप आगाही के बगैर ही अपनी मर्जी से ही डोज सेलेक्ट करेंगे तो नतीजा क्या होगा, वही जिसको हम कहते हैं ढाक के तीन पात, कि आपका कोई मसला भी हल नहीं होगा, बीमारी भी अपनी जगह पर कायम रहेगी। इसलिए आपने किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर, तजर्बाकार होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलना है और उसको आपने रिक्वेस्ट करनी है कि मैं ये 2 मेडिसिन लेना चाह रहा हूँ या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे मेडिसिन सजेस्ट करें। वो आपके प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए आपको मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। उनको उस मेडिसिन को आपने डॉक्टर साहब की दी गई प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल करना है। 4-5 महीने 6 महीने आप इस्तेमाल करें तो आपका लिवर नॉर्मल वर्किंग में आ सकता है, नॉर्मल फंक्शनैलिटी में आ सकता है, फैटी लिवर से नॉर्मल लिवर की तरफ आ सकता है। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।